बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जब कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सीखा था कि पास्ट और फ्यूचर ये दोनों बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनके अंदर हम पहले कोई पॉइंट लेते हैं रेफरेंस के तौर पे और फिर उस वक्त से पीछे की बात करते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, 10 बजे से पहले मैं खाना खा चुकी होंगी। अब देखिए ये जो जुमला है, मैं खाना खा चुकी होंगी, ये एक काम है जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन फ्यूचर में किस वक्त मुकम्मल होगा? हमने रेफरेंस के लिए एक पॉइंट लिया है कि जब 10 बजेंगे तो उससे पहले खाना खाने का काम मुकम्मल हो चुका होगा। सूरज तुलू होने से पहले हम पेरिस पहुंच चुके होंगे। अब ये भी देखिए फ्यूचर में एक काम होगा, सूरज तुलू होगा और उससे पहले ही हमारा पेरिस पहुंचने का काम मुकम्मल हो चुका होगा। कल तक मैं पेपर की तैयारी मुकम्मल कर चुकी होंगी, यानी जब कल आएगा तो मेरा ये वाला काम मुकम्मल हो चुका होगा। अब जुमले बनाने का तरीका देख लेते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम कोशिश कर चुके होंगे, कोशिश करने को कहते हैं ट्राई, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ट्राइड। वी विल हैव ट्राइड। वो फुटबॉल खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। सेब दरख्त से गिर चुका होगा, गिरना होता है फॉल, इसकी फॉर्म्स होती हैं फेल, फॉलन। The apple will have fallen from the tree. परिंदे उड़ चुके होंगे, उड़ना होता है fly, इसकी फॉर्म्स होती हैं fly, flew, flown. The birds will have flown. तुम बॉल पकड़ चुके होगे, पकड़ना होता है catch और इसकी फॉर्म्स होती हैं caught, caught. You will have caught the ball. दुकानदार सारे फल बेच चुका होगा, बेचना होता है सेल, इसकी फॉर्म्स होती हैं सोल्ड, सोल्ड। द शॉपकीपर विल हैव सोल्ड ऑल द फ्रूट्स। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी यूज हो जाती है। विल को हम सब्जेक्ट के साथ मिला के भी पढ़ लेते हैं। आई विल को पढ़ेंगे आइल, ही विल हिल, शी विल शिल, दे विल देल, we will, it will, it'll, will have tried, he'll have played football, you'll have caught the ball. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम नॉट को will और have इन दोनों के दरमियान में लगाते हैं। जैसे कि हम कोशिश नहीं कर चुके होंगे, we will not have tried. वो फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा, he will not have played football. सेब दरख्त से नहीं गिर चुका होगा, the apple will not have fallen from the tree. परिंदे उड़ नहीं चुके होंगे, the birds will not have flown. तुम बॉल नहीं पकड़ चुके होगे, you will not have caught the ball. दुकानदार सारे फल नहीं बेच चुका होगा, the shopkeeper will not have sold all the fruits. will और not इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होती है want. तो यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्शन यूज करके जुमले देख लेते हैं। We won't have tried, he won't have played football, the apple won't have fallen from the tree, the birds won't have flown, you won't have caught the ball. सवालिया जुमले बनाने के लिए हम शुरू में लगा देते हैं will, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आता है have। जैसे कि क्या हम कोशिश कर चुके होंगे, will we have tried. क्या वो फुटबॉल खेल चुका होगा, will he have played football. क्या सेब दरख्त से गिर चुका होगा, will the apple have fallen from the tree. क्या परिंदे उड़ चुके होंगे, will the birds have flown. क्या तुम बॉल पकड़ चुके होगे, will you have caught the ball. क्या दुकानदार सारे फल बेच चुका होगा, will the shopkeeper have sold all the fruits. और सवालिया जुमलों में अगर हमने नॉट भी लगाना है तो हम शुरू में ही लगा देंगे want, will और not की कॉन्ट्रैक्शन।
क्या हम कोशिश नहीं कर चुके होंगे? वॉन्ट वी हैव ट्राइड? क्या सेब दरख्त से नहीं गिर चुका होगा? वॉन्ट द एप्पल हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री? क्या परिंदे नहीं उड़ चुके होंगे? वॉन्ट द बर्ड्स हैव फ्लोन? अब इन एग्जाम्पल्स को देखें और ये भूलिएगा नहीं कि हमने यहाँ पे रेफरेंस के लिए फ्यूचर में कोई पॉइंट लाजमी लेना है ताकि हम उससे पीछे वाले वक्त की बात कर सकें कि उसके अंदर कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे कि हम 6 बजे से पहले फजर की नमाज पढ़ चुके होंगे। नमाज पढ़ने के लिए हम वर्ब यूज़ करेंगे प्रे, इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्रेड। वी विल हैव प्रेड फजर बिफोर 6 o'clock। यहाँ पे हम बाय वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले और बाय का मतलब होता है तक। हम 6 बजे तक नमाज अदा कर चुके होंगे, इसका मतलब भी यही हुआ कि जब 6 बजेंगे तो उससे पहले हमारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। वी विल हैव प्रेड फजर बाय 6 o'clock। हम पीर तक नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे। वी विल हैव मूव्ड इनटू आवर न्यू होम बाय मंडे। अब इस जुमले को देखें। ज़ारा घर साफ कर चुकी होगी जब उसके वालिदैन घर आएंगे। ज़ारा विल हैव क्लीन्ड द हाउस व्हेन हर पेरेंट्स कम होम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ जब हम कोई और जुमला लेते हैं रेफरेंस के लिए तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ले रहे थे। जैसे कोई जुमला याद कर लेते हैं। जब तुमने मुझे कॉल की तो मैं किताब पढ़ चुकी थी। जब तुमने मुझे कॉल की, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे थे और मैं किताब पढ़ चुकी थी, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को नहीं मिलाते होते, हम साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मिलाते होते हैं, लेकिन उसका मतलब फ्यूचर वाला ही होता है। हम उसका मतलब गागी गे वाला ही समझेंगे। जब उसके वालिदैन घर आएंगे तो वो फ्यूचर में ही, लेकिन हम उसको लिखेंगे प्रेजेंट में। व्हेन हर पेरेंट्स कम होम। जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके नज़दीक व्हेन की बजाय बाय द टाइम ये कहना भी बहुत कॉमन है और इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ज़ारा विल हैव क्लीन्ड द हाउस बाय द टाइम हर पेरेंट्स कम होम। बाय द टाइम मतलब जब। और अगर इन दोनों जुमलों को हम आगे पीछे कर दें तो उससे भी मीनिंग के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। हम शुरू में भी ये लिख सकते हैं बाय द टाइम हर पेरेंट्स कम होम ज़ारा विल हैव क्लीन्ड द हाउस। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमने रेफरेंस के लिए फ्यूचर का कौन सा पॉइंट लिया हुआ है। जब हम ये स्टार्ट में लिखेंगे ना तो इसके बाद कोमा लगाते होते हैं और फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला लिखते होते हैं। और अगर हम पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला लिखें और बाद में ये प्रेजेंट वाला लिखें तो बीच में कॉमा नहीं आता। जब तुम उठोगी तो मैं स्कूल जा चुकी होंगी। बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव गॉन टू स्कूल। और हाँ, हम कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव गॉन टू स्कूल। मेहमानों के आने से पहले ही मैं सैंडविच बना चुकी होंगी। I'll have made sandwiches before the guests arrive. वो कल शाम तक घर को रंग कर चुके होंगे। They'll have painted the house by tomorrow evening. यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले मैं इंग्लिश सीख चुकी होंगी। I'll have learned English before starting university. महीने के आखिर तक हम शेल्फ पे मौजूद सारी किताबें पढ़ चुके होंगे। Will have read all the books on the shelf by the end of the month. Read की थर्ड फॉर्म होती है read. अगले साल तक वो शादी कर चुके होंगे। They will have got married by next year. शादी करने के लिए फ्रेज यूज होती है get married और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी got married. जब तुम अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करोगी तो मैं नई नौकरी शुरू कर चुकी होंगी। बाय द टाइम यू फिनिश योर प्रोजेक्ट आई विल हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब। वो कल तक ये वाक़या भूल चुकी होगी। शील हैव फॉरगॉटन द इंसिडेंट बाय टुमारो। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन।
जब मैं पहुंचूंगी तो वो जा चुके होंगे। बाय द टाइम आई अराइव दे विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। उस वक्त तक पौधे बड़े हो चुके होंगे। द प्लांट्स विल हैव ग्रोन बाय देन। ग्रो की फॉर्म्स होती हैं ग्रो, ग्रो, ग्रोन। उस वक्त तक के लिए हम यूज़ करेंगे बाय देन। उस वक्त तक का मतलब है कि बातचीत में हमने कोई वक्त डिसाइड किया हुआ है कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। हो सकता है हम बात कर रहे हैं अगले साल सर्दियों की, और उसके मुतालिक मैंने ये कहा है कि उस वक्त तक पौधे बड़े हो चुके होंगे। द प्लांट्स विल हैव ग्रोन बाय देन। दिन ख़त्म होने तक मैं मजमून के 5 सफ़े लिख चुकी होंगी। बाय द एंड ऑफ द डे आई हैव रिटन 5 पेजेस ऑफ essay। जब वो रिटायर होगा तो वो कंपनी के साथ 30 साल तक काम कर चुका होगा। बाय द टाइम ही रिटायर्स ही विल हैव वर्क विद द कंपनी फॉर 30 years। वो इस साल के आखिर तक रिटायर हो चुका होगा। He will have retired by the end of the year। जब वो 30 साल की होगी तो वो डॉक्टर बन चुकी होगी। By the time she turns 20, she will have become a doctor। बनना होता है become, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है became, थर्ड फॉर्म होती है become। जब उसके अब्बू कॉल करेंगे तो वो घर वापस नहीं आ चुका होगा। By the time his father calls, he won't have come back home। कम की आपको पता है सेकंड फॉर्म होती है came और थर्ड फॉर्म होती है come। अस्सलामु अलैकुम।